हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो है हमारी ये लास्ट वीडियो है इकोनॉमिक्स की, जहाँ पे हम अपना जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इम्पोर्टेंट जो बैंक्स हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट। एंड इसके बाद आपकी जो इकोनॉमिक्स की ये एक तरीके से लास्ट वीडियो है, ठीक है। इसके बाद आपका जो पार्ट डी है उसमें मैंने देखा है, मुझे कुछ भी वहाँ पे इम्पॉर्टेंट एज इट इज़ नहीं लगा है, क्योंकि वहाँ पे मैंने वो चैप्टर देखे हैं बट वहाँ पे कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। इम्पॉर्टेंट आपकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं यही हैं। मैंने इनको सबको एक पीपीटी में डाल दिया है और फाइनल ये लास्ट वीडियो है हमारी। अभी तक जो भी मेरे साथ बना रहा है यहाँ तक लास्ट वीडियो तक, तो वो जल्दी से लिख दे कि उन्होंने पूरी इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर ली है। अब आपको इसके साथ सिर्फ और सिर्फ क्या करने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो करंट अफेयर्स हैं, डेली बेसिस पे इकोनॉमी के करंट अफेयर्स हैं, वो पढ़ने की नीड है। उसके बाद आपको जो बेसिक इकोनॉमिक्स है, जो आपके इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स थे, वो हमने यहाँ पे सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है। आज की इस लास्ट वीडियो में जल्दी से कंप्लीट करते हैं। जो भी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ पीपीटी में, जल्दी से उनको कवर करेंगे एंड हमारा फिर फाइनल जो है ये जो इकोनॉमिक की सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप मेरे को कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको और मैं कौन सी वीडियोज़ लेकर आऊँ, नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊँ, वो उस कमेंट में आप मेरे को बता देना, ठीक है। अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। देखो, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ये भी आपने सुना होगा और वर्ल्ड बैंक के बारे में भी आपने सुना होगा। देखो, ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन या दोनों ही जो ये चीज़ें थी, या एक तरीके से हमारा जो आईएमएफ है एंड जो वर्ल्ड बैंक है, इसको कब बनाया गया था? हमारी जो ब्रेटन वुड की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, उस टाइम पे जो है आईएमएफ को बनाया गया था, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक को भी उसी टाइम पे बनाया गया था। जो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक है, ये मैंने बता दिया आपको, जो ब्रेटन वुड की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, उस टाइम पे बनाया गया था, ठीक है। अब आपको पता है 1939 से 1945 में हुआ था हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है। तो उस टाइम पे जो हमारी वर्ल्ड के हालात से काफ़ी ख़राब हो गए थे और उसी टाइम पे इनका भी जो है फाउंडेशन किया गया था, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेकंड लाइन में लिखा है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसको पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन के लिए बनाया गया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक ऑपरेशन हो पाए कंट्रीज़ के बीच में। तो ये हमने समझ ली हिस्ट्री की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को कब बनाया गया था और क्यों बनाया गया था। अब हम बात करते हैं कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसको हम ग्लोबल लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी बोलते हैं। मैंने आपको जब भी आरबीआई पढ़ाया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैंने बोला था कि जो हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होता है ना, जब भी जो बैंक होते हैं, जब भी उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उनको पैसा कौन देता है? आरबीआई देता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको बोला जाता है, आरबीआई को बोला जाता है कि वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। मतलब जब बैंक को कहीं से पैसा नहीं मिलेगा तो बैंक को आरबीआई से पैसा मिल जाएगा। उसी तरीके से जो हमारी कंट्रीज़ हैं उनको पैसे की नीड मिलती है, पैसे की नीड जब भी पड़ती है तो वो आईएमएफ से अपना पैसा लेती हैं। तो इसीलिए आईएमएफ को हम बोलते हैं ग्लोबल लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो इसको याद रखिएगा, आईएमएफ को क्यों बनाया गया था? ताकि जो एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वर्ल्ड में उसको प्रमोट किया जाए, ठीक है। उसके साथ साथ हमारा जो आईएमएफ है वो बहुत सी रिपोर्ट्स को भी पब्लिश करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये रिपोर्ट्स याद रखनी है। फर्स्ट है हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और सेकंड हमारी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये दो रिपोर्ट्स हैं जो हमारा कौन पब्लिश करता है? हमारा आईएमएफ पब्लिश करता है। और इनको लर्न करने की ट्रिक भी आप लोग सीख सकते हो। देखो, अगर हम बात करें जो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसका मेन काम क्या है, तो आप बोलोगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है, तो यहाँ पे देखो ये वर्ड लिखा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बस अब आपको जब भी मिल जाएगा कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो आपको याद आ जाएगा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसको करता है, ठीक है, पब्लिश करता है। उसके बाद हमारी दूसरी आप लर्न कर लीजिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है। तो दो रिपोर्ट जो है वो आईएमएफ पब्लिश करता है। आई होप आपको ये स्लाइड जो है समझ में आ गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट जो आईएमएफ के बारे में हमें और थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करनी है, वो ये है कि जो आईएमएफ है वो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, किसकी? यूनाइटेड नेशन की, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे कि हमारे आईएमएफ के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, तो वाशिंगटन डीसी के अंदर है। ये कहाँ पे? यूएसए में है। टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है?
तो हमारी टोटल मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो हैं 190। इसके अंदर क्या पता और भी हों, आप देख लीजिए एक बार, बट मैंने ये नेट से सर्च किया था, 190 कंट्रीज़ ही हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेन फंक्शन क्या है, तो लोन प्रोवाइड करना कंट्रीज़ को जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजर रही हैं, या फिर IMF का सिंपली मकसद यही है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को वर्ल्ड में प्रमोट करके रखना, ठीक है। और जो भी कंट्रीज हैं उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करना जब भी वो किसी क्राइसिस से गुजर रही होंगी, ठीक है। एक बात आप याद रखिएगा कि जो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो कोटा सिस्टम पे काम करता है। वहाँ पे जो वोटिंग पावर होती है ना वो कोटा बेस्ड होती है। आप बोलोगे कि कौन सी कंट्री की सबसे ज़्यादा पावर होगी, मतलब उसी कंट्री की सबसे ज़्यादा पावर होगी, वोटिंग पावर होगी, ठीक है। IMF के अंदर उसी कंट्री की सबसे ज़्यादा वोटिंग पावर होगी जो सबसे ज़्यादा शेयर करेगी, ठीक है। तो मान लो US जो है वो ज़्यादा पैसा देता है IMF को, ठीक है। उसके बाद हमारी बाकी कंट्रीज़ देती हैं। तो इस तरीके से जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर होता है उसके पास सबसे ज़्यादा राइट होते हैं। तो सबसे ज़्यादा राइट्स तो USA के पास हैं IMF के, क्योंकि जो US है वो IMF में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। अगर हम बात करें फिर इंडिया कौन सी पोजीशन पे है, तो इंडिया जो है IMF का लार्जेस्ट 8th लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, ठीक है। इंडिया जो है 8th नंबर पे जो है पैसा कंट्रीब्यूट करता है IMF को, ठीक है। और इंडिया के पास वोटिंग राइट्स भी उसके अकॉर्डिंग होंगे। तो सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट्स जो जैसा शेयर होल्डर है उसी तरीके से जो वोटिंग राइट है वो IMF के अंदर मिलते हैं, ठीक है। जिसके थ्रू जो है ये कंट्री का एक इकोनॉमिक साइज भी रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो IMF का एक फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। इंडिया जो है IMF का एक फाउंडिंग मेंबर भी है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास SDR, ठीक है। देखो IMF के अंदर ना SDR की बहुत ज़्यादा बात होती है और हम यही समझेंगे कि SDR क्या होता है। देखो SDR कुछ नहीं है, SDR होते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो IMF प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स ये कोई करेंसी है? नो। आप याद रखेंगे, बिल्कुल पक्का पक्का याद रखेंगे कि जो SDR है स्पेशल ड्राइंग राइट्स कोई करेंसी नहीं है, ठीक है। ये क्या है? अकाउंटिंग यूनिट है IMF का, ये भी याद रखेंगे। होता क्या है SDR? SDR है मतलब SDR एक इंटरेस्ट वेयरिंग इंटरनेशनल रिजर्व असेट है जिसको IMF ने क्रिएट किया था 1969 में, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट याद रखना है कि जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं वो करेंसी नहीं है, ये एक अकाउंटिंग यूनिट होता है IMF का, और ये एक इंटरेस्ट वेयरिंग इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जिसको क्रिएट किया था किसने? हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 1969 में। अब करेंसी नहीं है तो क्या है? तो जो IMF जो इसकी यहाँ पे ये ना मिसप्रिंट गलत आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आना था आपका SDR, ठीक है। जो वैल्यू है ना स्पेशल ड्राइंग राइट्स की वो हमारी कितनी करेंसीज पे बेस्ड होती है? 5 करेंसीज के अंदर बेस्ड होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 डिफरेंट करेंसीज लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे SDR की वैल्यू डिटरमाइन होती है, ठीक है। SDR हमारी करेंसी नहीं है, बट SDR के अंदर पोटेंशियल है कि वो हमारी जो है अगर SDR हमारे पास है तो हम किसी भी चीज़ को करेंसी में कन्वर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है SDR खुद तो करेंसी नहीं है, बट SDR के पास पोटेंशियल है कि वो हमारे जो है करेंसी में इतना पोटेंशियल है कि वो जो भी SDR है वो क्या कर सकती है? करेंसी में कन्वर्ट करा सकती है, ठीक है। SDR खुद करेंसी नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो SDR के अंदर हम कौन सी करेंसीज को लेते हैं? तो US डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, जापानीज येन, चाइनीज रेनमिनबी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये सारी जो करेंसीज हैं ये ली जाती हैं। पहले तो हम ये 4 ही लेते थे, फिर बाद में हमने ये चाइनीज रेनमिनबी लिया, ठीक है। उसके बाद इसको हम पेपर गोल्ड भी बोलते हैं क्योंकि ये पेपर की फॉर्म में होता है एक तरीके से, तो इसको पेपर गोल्ड भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया SDR के बारे में आपने याद रखना है बिल्कुल। और यहाँ पे ये जो है गलत लिखा गया है, यहाँ पे आपने SDR करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो IMF है वो फंडिंग प्रोवाइड करता है किस किस तरीके से, तो IMF 2 प्रकार से फंडिंग प्रोवाइड करता है। एक होती है कंसेशनल फंडिंग और दूसरी होती है नॉन कंसेशनल फंडिंग, ठीक है। तो 2 तरीके की फंडिंग जो है हमारा IMF प्रोवाइड कराता है, ठीक है। क्योंकि IMF का मेन पर्पस क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को वर्ल्ड में प्रमोट करके रखना, तो फंडिंग तो प्रोवाइड कराएगा ही वो, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा आता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है। ये अच्छे से आपने पढ़ना है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है, इसको अच्छे से कवर करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले जब भी हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करते हैं तो हमारे सामने जो ये 5 चीज़ें, सॉरी 1 मिनट,
ये 5 चीज़ें जो हमने लिखी हैं, IBRD, IDA, मीगा, ICSID, IFC, ये पांचों की पांचों चीज़ें हमारे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर आती है। IBRD की फुल फॉर्म आपको पता होगी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA की इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, मीगा की या मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है, IFC के इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो ये इस तरीके से जो है इनकी फुल फॉर्म्स है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हैं बट आपकी बुक में आपको दिख जाएंगी, ये वहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा। सो जब भी हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में ये पांचों चीज़ें आती हैं, ठीक है। IBRD भी आता है, IDA भी आता है, IFC भी आता है, ICSID भी आता है, ये सारी आती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, ठीक है, सो वर्ल्ड बैंक में सिर्फ और सिर्फ हमारी 2 ही चीज़ें आती हैं, एक तो IBRD आता है और दूसरा आता है IBRD और दूसरा आता है IDA, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक में आपका IBRD और IDA आता है, और जब हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की तो उसमें ये पांचों की पांचों आती हैं। तो ये अगर आपको क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है जो IBRD और IDA, ये किसके अंदर आता है, वर्ल्ड बैंक के अंदर। तो सबसे पहले वर्ल्ड बैंक को कवर कर देते हैं। वर्ल्ड बैंक में टोटल कितनी कंट्रीज है, 189। और याद रखिएगा अगर किसी कंट्री को वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है ना, तो ये मैंने लाइन लिख के नहीं लाई हूँ बट आप नोट कर लीजिए इसको, टू बिकम ए मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक, तो उस कंट्री को पहले जो है IMF का मेंबर बनना पड़ेगा, फिर ही वो वर्ल्ड बैंक का मेंबर बन सकता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी किसी कंट्री को वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है उसको सबसे पहले जो है IMF को ज्वाइन करना है, तभी वो वर्ल्ड बैंक का मेंबर बन सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना। उसके बाद हमारी वर्ल्ड बैंक में मैंने लिख भी दिया है कि IBRD और IDA आता है, ठीक है। उसके बाद मेन फंक्शन क्या है वर्ल्ड बैंक का, फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करना डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है। जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड कराने का काम किसका है, हमारे वर्ल्ड बैंक का है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं ऊपर। देखो IBRD एंड IDA तो हमने वर्ल्ड बैंक में कवर कर दिया कि इनका मेन जो पर्पस है वो क्या है। अब आ जाते हैं 3, 4 और 5 में। तो मीगा क्या करता है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये क्या करता है, FDI को प्रमोट करता है डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है। FDI हम पढ़ के आए थे लास्ट लेक्चर में, FDI का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो FDI को प्रमोट करने का काम जो है वो मीगा का है। फिर ICSID के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको लर्न करके रखनी है, बिल्कुल आपको भूलनी नहीं चाहिए। तो ये जो बाकी की जो आपने लिखी है ना एजेंसीज, 5 एजेंसीज हैं, 5 एजेंसीज में से सिर्फ और सिर्फ इंडिया जो है, ये जो 4th वाली है ICSID, इंडिया इसी का मेंबर नहीं है, बाकी इंडिया सभी का मेंबर है। और बाकी आप ना जनरली जो भी पढ़ोगे आगे ऑर्गेनाइजेशन या जो भी बैंक्स वगैरह पढ़ोगे उसमें सभी में जो है इंडिया क्या है, इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है। बट ICSID एक ऐसा जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है जिसका इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है इसको। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, ICSID का ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो भी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स आएंगे मेंबर कंट्रीज के बीच में उनको रिजॉल्व करेगा हमारा ICSID, ठीक है। फिर आता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का मेन फंक्शन क्या है कि ये टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराता है डेवलपिंग कंट्रीज को। तो ओवरऑल आप देखोगे ना जो वर्ल्ड बैंक है ना वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए काम करेगा। ये बात आप थोड़ी सी नोट कर लीजिएगा कि जो वर्ल्ड बैंक है वो डेवलपिंग कंट्रीज को जो है फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करा रहा है, FDI डेवलपिंग कंट्रीज में प्रमोट करा रहा है, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रहा है। तो ये सारा का सारा जो काम हो रहा है वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए हो रहा है। सो आ जाते हैं नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स कौन कौन सी वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है ये भी पता होना चाहिए आपको। जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट। मैंने बोला आपको कि जो रिपोर्ट्स हैं ये एग्जाम में पूछी जा रही हैं और कंटिन्यूस सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में देखने के लिए कि ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है पब्लिश कौन करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट है एंड रेमिटेंस रिपोर्ट है, आर पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। सो पीछे हमने कौन सी पढ़ी, IMF में कौन कौन सी रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, जैसे हमारी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और दूसरी हमारी थी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। वो दोनों IMF पब्लिश करता है। और यहाँ पे आप लर्न कर लीजिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट एंड रेमिटेंस रिपोर्ट आर पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। ये आप लोग नोट कर लीजिए, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट हमारे पास है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इकलौती ऐसी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो जो कि ट्रेड के लिए डील करती है नेशंस के बीच में, और ग्लोबल लेवल पे सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड के ऊपर बात करती है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लाइन में ही लिखा है कि इट इज़ द ओनली ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो डील करती है किसके साथ, नेशन के जो ट्रेड रूल्स हैं उनके साथ डील करती है। सिर्फ ग्लोबल में एक ही है ऐसी, ठीक है, याद रखिएगा, ट्रेड के लिए सिर्फ एक ही है। अगर हम बात करें WTO को कब बनाया गया था, तो जनवरी 1995 में जो मार्केश एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद इसको बनाया गया था, ठीक है, मार्केश एग्रीमेंट के अंदर ही इसको बनाया गया था। और हमने यहाँ पे जो गैट है उसको रिप्लेस किया था। गैट जो था इसकी अगर फुल फॉर्म देखेंगे आप तो ये है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ठीक है। इसको बनाया था 1948 में, जो कि पहले जो है ट्रेड वगैरह के लिए रूल्स ये बनाता था, लेकिन बाद में हमने रिप्लेस करके इसकी जगह लेकर आगे हम WTO। अगर हम बात करें WTO के हेडक्वार्टर्स की तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। बात करें इसके मेंबर्स की तो टोटल 166 इसके मेंबर्स हैं। और इंडिया जो है, देखो मैंने जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ानी है ना उसमें इंडिया फाउंडिंग मेंबर रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपने ICSID के बारे में याद रखना है कि इंडिया उसका जो है ना ही फाउंडिंग मेंबर है, ना ही इंडिया उसका मेंबर ही नहीं है, ठीक है। तो बाकी तो इंडिया जितनी भी चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, इंडिया सबका फाउंडिंग मेंबर रहेगा, तो ये याद रखना आप बिल्कुल बात, ठीक है। अगर हम बात करें WTO के हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी की, वो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, तो नो, इट इज़ नॉट ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UNO, ठीक है, ये याद रखना एक बात और, ठीक है। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल इनको नोट डाउन करके रखना है और बिल्कुल इनको एक अच्छे से लर्न करके रखना है कि आपको हर एक चीज़ इसके बारे में पता होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स मैं लेकर आई हूँ। अब जो सब्सिडीज़ नेशन के द्वारा दी जाती है ना अपनी कंट्री में, तो WTO क्या करता है, उनको क्लासीफाई करता है। तो WTO ने इनको 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करा होता है। एक तो ग्रीन बॉक्स आती है, दूसरी ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स। तो क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि जो ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स किससे रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स। तो पहला तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। दूसरा, ये होती क्या क्या है, तो सबसे पहले ग्रीन बॉक्स ऐसी सब्सिडीज होती हैं जो ट्रेड, इससे जो है ट्रेड को कोई हार्म नहीं होता, मतलब ये सब्सिडीज जब सरकार देती है तो इससे ट्रेड पे कोई एज इट इज़ इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। दूसरी ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ये ऐसी सब्सिडीज होती हैं जिनका एम क्या होता है कि जो प्रोडक्शन हो रही है किसी भी चीज़ की उसको लिमिट किया जाए, उसको ज़्यादा ना बढ़ाया जाए, तो वो हो गई ब्लू बॉक्स सब्सिडी। तीसरी आती है एम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स ऐसी सब्सिडीज होती हैं जो ट्रेड को डिसऑर्ड करती है, मतलब ट्रेड खराब करती हैं, तो ये एम्बर बॉक्स की कैटेगरी में डाल देता है WTO। तो ये सबसे जो सेफेस्ट और सबसे सही जो सब्सिडी है वो आपकी ग्रीन बॉक्स के अंदर ही आती है, जो कि ट्रेड को हार्म नहीं करती है। तो सबसे अच्छी जो सबसे ठीक है वो ग्रीन बॉक्स है। तो आप याद रखना कि जो ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स हैं, ये क्या है, आपकी 3 तरीके की सब्सिडीज हैं जो WTO क्लासीफाई करता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आ गया हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको समझ लेते हैं। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है हमारा, एशियन डेवलपमेंट एक तरीके का मल्टीलेटरल बैंक है। जब भी आप कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक पढ़ोगे या इस तरीके से कोई भी बैंक पढ़ोगे जो कि स्पेसिफिक एक लोकेशन, अब आपको लगेगा कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है सिर्फ इसमें एशिया के मेंबर होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी आप देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसमें जो है हर एरिया से मेंबर आ जाएंगे, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसमें सिर्फ एशिया के ही मेंबर्स हों, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। मेंबर इसके 68 है। US एंड जापान इसके लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। मैंने बोला ना, तो US जो है वो एशियन कंट्री है, नहीं है एशियन कंट्री, बट US फिर भी इसका मेंबर है। तो US और जापान जो है ये लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं इसके अंदर, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद फंक्शन क्या है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, पॉवर्टी को इरेडिकेट करना एशियन कंट्रीज, मतलब फोकस कहाँ पे, एशिया के ऊपर ही इसका फोकस है कि पॉवर्टी जो है इरेडिकेट करना एशियन कंट्रीज में से। अगर बात करेंगे, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के ही लेक्चर में कि जो भी हम बात करेंगे, आज की जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, इंडिया उनका फाउंडिंग मेंबर रहेगा, बट आपको एक चीज़ आपने याद कर लेनी है कि वो ICSID का मेंबर नहीं है, ना ही फाउंडिंग है और ना ही जो है उसका SAB मेंबर है। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसके मनीला फिलीपींस में है, तो ये याद रखिएगा। ये इसके बारे में तो आपको यही 3-4 पॉइंट्स याद रखने हैं जो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिए हैं कि क्या है, कौन से इसके लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं, क्या इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है, यही पूछा जाता है आपको।
सो आगे नेक्स्ट है हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो क्रिएट किया गया है ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा, ठीक है। ब्रिक्स आपको पता है, ब्रिक्स हमारी एक जो है एक तरीके की कंट्रीज़ का एक समूह है, जो कि इसमें बहुत सी कंट्रीज़ है, जैसे हमारा बी से क्या है ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका और बहुत सारी कंट्रीज ऐसे ही ब्रिक्स ग्रुप के साथ जुड़ रही हैं। आज के टाइम पे इंडोनेशिया भी उसका मेंबर है। तो देखो ब्रिक्स कंट्रीज ने क्या किया ना, उन्होंने सोचा कि हम अपना एक बैंक बना देते हैं, तो इसीलिए उन्होंने एक बैंक क्रिएट किया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो पहले पूछ लेंगे कि ये बैंक किसके द्वारा क्रिएट किया गया है, तो बताना है ब्रिक्स के द्वारा क्रिएट किया गया है। दूसरा पूछेंगे कब इस बैंक को बनाया गया, तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने जब आएगा कब इसको बनाया गया, तो इसको बनाया गया फोर्टिजिला समिट हुई थी 2014 में। वहीं पे जो है ब्रिक्स जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा बनाया गया था। अगर बात करें जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं इसके शंघाई चाइना में। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी मेंबर कंट्रीज है उनका डेवलपमेंट अच्छे से अच्छा हो, बेहतर हो, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है। और ये भी बात याद रखनी है कि जो फर्स्ट प्रेसिडेंट इस बैंक का बना था वो इंडिया से ही था, ठीक है। तो ये आपने इतने पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। सो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कवर हो गया। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट बैंक है वो है हमारा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, फिर अगेन वही बात कि एशिया है तो क्या ये जो है एशिया लिखा है, क्या मेंबर सिर्फ एशिया से होंगे, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि एशिया लिखा है तो ज़रूरी नहीं है कि सारे मेंबर्स यहाँ पे एशिया के ही होंगे, बाहर से भी मेंबर होंगे, ठीक है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ये भी हमारा एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। इसको बनाया किसने है ना, इसको चाइना ने इनिशिएट किया है, ठीक है। तो चाइना ने बनाया, इसको चाइना लेड बैंक भी बोला जाता है, तो ये भी बात याद रखिएगा आप। उसके बाद ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। टोटल मेंबर कितने हैं, तो 106 मेंबर हैं। और ये याद रखना है यूएसए और जापान जो है वो मेंबर नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में आपने ये याद रखना है कि जो यूएसए और जापान है वो AIIB के मेंबर्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर ये बैंक बात करें कब बनाया गया था, 2016 में इसको बनाया गया है। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। चाइना लेड बैंक क्यों बोलते हैं मैंने बता दिया, क्योंकि चाइना ने ही इसको स्टार्ट किया है, तो इसीलिए चाइना लेड बैंक भी बोला जाता है। और हेडक्वार्टर अगेन चाइना में ही होंगे इसके, बीजिंग में, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भी समझ में आ गया है, क्योंकि अगर आप ना यहाँ पे अभी पढ़ोगे तो ये सारे फैक्ट हैं, आपको एक बार में लर्न नहीं होंगे, बट बार बार आप जब इसको पढ़ोगे, बार बार इनको लर्न करोगे चीज़ों को, तो आपको इजीली ये याद हो जाएंगी, ठीक है। सो ये आज का लास्ट लेक्चर था। सो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड मुझे बताना कमेंट में कि कैसा लगा आपको ये लेक्चर, और ये भी बताना कि नेक्स्ट को क्या चीज़ आपको पढ़नी है मुझसे, तो मैं आपको वो बुक फिर एक्सप्लेन कराऊंगी, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।